नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के एक ऐसे किले की, रघुनाथपुर। एक ऐसी सीट जहां जीत सिर्फ हवा के रुख से नहीं बल्कि एक बहुत गहरे चुनावी गणित से तय होती है। तो चलिए आज इसी किले की एक एक ईंट, एक एक दीवार को बारीकी से समझते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर यह सियासी किला है कितना मजबूत। फिर उस विनिंग अरिथमेटिक को डिकोड करेंगे जिसने जीत पक्की की। उसके बाद चुनावी शोर से आगे बढ़कर लोगों की असली आवाज सुनेंगे, उनकी परेशानियां क्या है। फिर देखेंगे कि इन आंकड़ों में भविष्य के लिए क्या चेतावनी छुपी है। और आखिर में एक नजर डालेंगे गवर्नेंस के उस ब्लूप्रिंट पर जो आगे का रास्ता तय कर सकता है। तो चलिए सीधा चलते हैं 2025 के चुनावी मैदान में। रघुनाथपुर, ये नाम सुनते ही बिहार की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि ये एक पार्टी का, एक विचारधारा का मजबूत गढ़ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये है रघुनाथपुर, बिहार के सिवान जिले में विधानसभा सीट नंबर 108। आज हमारी पूरी पड़ताल का केंद्र यही इलाका है। यहीं की जमीनी हकीकत, यहीं के सियासी समीकरण। तो हुआ ये कि 2025 के चुनाव में जब कहा जा रहा था कि पूरे बिहार में हवा बदल रही है, उस वक्त भी रघुनाथपुर आरजेडी के लिए एक ऐसा किला साबित हुआ जिसे कोई भेद नहीं सका। मतलब हर चुनौती, हर हमले के बावजूद ये किला अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा। और इस मजबूती का सबसे बड़ा सबूत ये नंबर देखिए, 48.81%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये वो वोट शेयर है जिसने जीत को बिल्कुल साफ कर दिया। एक तरह से एक क्लियर और डिसाइसिव मैंडेट। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस जीत के पीछे का राज क्या है, वो कौन सा गणित है। चलिए अब जरा इस किले की दीवारों को बनाने वाले उस अरिथमेटिक को, उस समीकरण को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब जब पूरे राज्य में सियासी हवाएं चल रही थीं, एक मजबूत विपक्ष सामने था, तो ये किला बचा कैसे? क्या था वो फॉर्मूला जिसने यह जीत को मुमकिन बनाया? यहां देखिए, ये आंकड़े कहानी बताते हैं। एक पैटर्न साफ नजर आता है। 2015, फिर 2020 और फिर 2025 आरजेडी ने न सिर्फ हर बार जीता, बल्कि गौर करने वाली बात यह है कि उनका वोट शेयर लगातार बढ़ा है, 41 से 42 और फिर लगभग 49%। ये दिखाता है कि पार्टी की जड़ें यहां लगातार और गहरी हुई हैं। और इस किले की नींव क्या है? वो है यहां का कोर डेमोग्राफिक ब्लॉक। देखिए, 18% से ज्यादा मुस्लिम आबादी और करीब 14% यादव आबादी। जब ये दोनों वोट एक साथ आते हैं तो एक ऐसा मजबूत समीकरण बनता है जिसे तोड़ना किसी भी विरोधी के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ सामाजिक समीकरण की नहीं है। इसके साथ कुछ बहुत ही शार्प पॉलिटिकल मूव्स भी थे, जैसे अपने कोर एमवाई वोट बेस को पूरी तरह कंसोलिडेट करना। फिर 2024 के चुनावों के बाद जो पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत टूट फूट थी, उसे ठीक करना। और ये बहुत जरूरी था। लोकल लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए मौजूदा एमएलए को ही बदल दिया गया। और आखिर में कैंडिडेट की जो मजबूत फैमिली लेगेसी थी, उसका पूरा फायदा उठाया गया। तो ये तो हुई जीत की कहानी। लेकिन जैसा कहते हैं, हर मजबूत दिखने वाले किले में कहीं ना कहीं कुछ दरारें जरूर होती हैं। तो चलिए अब चुनावी जीत के शोर से जरा परे हटते हैं और उन दरारों को देखते हैं जहां से जनता की असली आवाज सुनाई देती है। क्योंकि देखिए, इलेक्टोरल मैथ यानी चुनावी गणित एक बात है और जमीन पर इंसानी जिंदगी की हकीकत बिल्कुल दूसरी। और यहां जो रोजमर्रा की जिंदगी के आंकड़े हैं, वो एक बिल्कुल ही अलग और ज्यादा गंभीर कहानी कहते हैं। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 37%। ये रघुनाथपुर में चाइल्ड स्टंटिंग का रेट है। मतलब 100 में से 37 बच्चे कुपोषण की वजह से ठीक से बढ़ नहीं पा रहे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी की तरफ सीधा इशारा है। और बात सिर्फ बच्चों की नहीं है, ये अगला नंबर तो और भी चिंताजनक है। 64%। यहां की 64% महिलाएं एनीमिया से जूझ रही हैं। मतलब उनमें खून की भारी कमी है। ये सीधे सीधे गवर्नेंस गैप्स की तरफ इशारा करता है। ऐसी कमियां जिन्हें अनदेखा करना बहुत भारी पड़ सकता है। और इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि रघुनाथपुर की करीब करीब 95% आबादी रूरल है, गांव में रहती है। ये वो लोग हैं जो खेती के संकट से लेकर हर साल आने वाली बाढ़ की मार तक सब कुछ झेलते हैं। इनकी जो परेशानियां हैं वो बहुत बुनियादी और गहरी हैं। तो एक तरफ है ये जमीनी मुद्दे और दूसरी तरफ चुनावी मैदान। और यहां चुनाव एक नैरेटिव की लड़ाई बन गया। मतलब दो अलग अलग कहानियां थीं जो एक दूसरे से टकरा रही थीं। और इसका असर नतीजों में भी साफ दिखता है। तो ये लड़ाई थी क्या?
एक तरफ आरजेडी की अपनी ताकत, उनका सॉलिड मुस्लिम यादव बेस और युवाओं को रोजगार देने का वादा। तो इसके जवाब में एनडीए का काउंटर क्या था? एक एग्रेसिव नैरेटिव, जंगल राज की वापसी का डर और साथ ही कैंडिडेट के खिलाफ जो कानूनी मामले थे उन पर फोकस। विपक्ष ने अपने टॉप लेवल के कैंपेनर्स को मैदान में उतारा और इस पूरी लड़ाई को एक खानदानी माफिया की वापसी के खिलाफ जंग की तरह फ्रेम कर दिया। ये एक बहुत ही सीधा और आक्रामक हमला था। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, जीत का जो मार्जिन था 9,248 वोट। हाँ, जीत तो जीत है और एक अच्छी जीत थी, पर ये मार्जिन ये भी बताता है कि विपक्ष का जो नैरेटिव था उसका भी असर हुआ और एक स्ट्रक्चर्ड विपक्ष आज भी वहां मजबूती से मौजूद है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या? इस सियासी किले को अगर और मजबूत करना है तो गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? मतलब एक चुनावी जीत को असल गवर्नेंस में, लोगों के लिए काम में कैसे बदला जाए? तो 2030 को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रैटेजी के 4 जरूरी कदम हो सकते हैं। पहला, वेलफेयर डिलीवरी पर जोर, मतलब जो कोर मुद्दे हैं जैसे युवाओं का रोजगार और स्वास्थ्य, उन पर काम करना। दूसरा, नैरेटिव पर काम, जो भी काम हो रहा है उसे लोगों तक पहुंचाना ताकि नेगेटिव मैसेजिंग का असर कम हो। तीसरा, ग्राउंड एक्टिवेशन, बूथ लेवल मैनेजमेंट को और मजबूत बनाना। और चौथा, इलेक्शन डे मोबिलाइजेशन, ताकि वोटिंग वाले दिन ज्यादा से ज्यादा अपने वोटर बाहर निकलें और जीत का मार्जिन और बड़ा हो। और अगर इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ निकालें तो वो इस एक लाइन में है। सबसे जरूरी काम यह है कि कैंडिडेट की इमेज को एक लेगेसी पर निर्भर स्ट्रांग मैन से बदलकर एक इंस्टीट्यूशनल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर की बनाई जाए। ये सिर्फ इमेज की बात नहीं है, ये काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या एक ऐसा सियासी किला जो चुनावी गणित पर खड़ा किया गया है वो सच में जनता की भलाई का, उनके कल्याण का एक मजबूत साधन बन सकता है? शायद। रघुनाथपुर की सियासत का अगला अध्याय इसी सवाल के जवाब से लिखा जाएगा।